हेलो ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीआईबी 22 ऑफ सितंबर के जितनी भी न्यूज़ है वो सब डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस के बेसिस पे। बहुत सारी न्यूज़ है। सबसे पहले मैं नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, तो फाइनेंस कमीशन अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद पीएम स्वनिधि स्कीम है, ये क्या है वो डिस्कस करेंगे। अभी मैं ऊपर ऊपर दिखा रहा हूँ, फिर नोट्स के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या है एक ये जानेंगे। उसके बाद अभ्यास क्या है, एक एयर व्हीकल है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है, टेस्ट किया अभी। ओके, उसके बाद इन स्पेस प्रोग्राम क्या है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वही होता है कि मैं यहाँ पर शो कर दूंगा जो हमने नोट्स बनाए हैं, उससे हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक आपके मन में भी ये रहे कि हाँ जो पीआईबी के नोट्स हैं वो पूरे करवाए जा रहे हैं या नहीं। इन स्पेस को डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद कैसे सीआईसी और जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं लक्ष्मीकांत में, आपको ये पढ़ना है। युवा स्कीम कौन सी है ये पढ़ेंगे, युवा लॉन्च हुई थी, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी हैं कुछ नंबर ऑफ स्कीम्स, वो डिस्कस करेंगे। ओके, फिर पीएम ने एड्रेस किया कॉन्वोकेशन आईआईटी गुवाहाटी में, तो ऐसी जो न्यूज़ हैं वो जो है अवॉइड करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद लीगल एज फॉर मैरिज, इस पर इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दी गई है प्रीलिम्स या मेंस के लिए, बस यहाँ पर यही बताया गया है कि हेल्थ मेडिकल इन सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, उसके बाद ये अभ्यास है, युवा स्कीम है, टेक्सटाइल में एक बार शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस पर कि कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं जो कि हमने पढ़नी है। ओके, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन को 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पीएम ने एड्रेस किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो आज की न्यूज़ ये सब इसमें ही है। ओके, और देखो कभी कभी क्या होता है, जो 21 सितंबर की भी न्यूज़, जैसे मैं 8 बजे तक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बट बहुत बार न्यूज़ पीआईबी वाले क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट में होता है, वो 9 बजे रात के 11 बजे भी पोस्ट करते हैं। तो ऐसा जो पिछला न्यूज़ हमने मिस कर दी है या बाद में अपलोड हुई है, वो भी हम आज के डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ तक तो हमने कल किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक, आज का इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे 3 ग्रुप हैं, प्राइवेट करंट नोट्स, प्राइवेट स्टडी मटेरियल और यूपीएससी पेड ग्रुप। जो ये वाले नोट्स हैं ऑलरेडी 22 सितंबर को प्राइवेट ग्रुप में सेंड कर दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो बाद में बताऊंगा, बट उससे पहले आज की जो न्यूज़ हैं वो सब डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में डेली के बेसिस पर ये आपको मिल जाते हैं। ओके, सबसे पहले नीति आयोग की न्यूज़ है। दूसरा, नीति आयोग की न्यूज़ क्या है कि सस्टेनेबल रिकवरी होनी चाहिए कोविड-19 के बाद। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने आईएमएफ के साथ मिलकर क्या किया, एक कोलैबोरेशन किया, जिसके बेसिस पर एक रिपोर्ट निकाली, स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी, यानी कि क्लीन इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यानी कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसके बाद किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए सरकारों को, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाली। ठीक है, तो अभी ये पूछा जा सकता है खाली प्रीलिम्स के लिए, ये याद रखो, स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी ये किसने जो है रिलीज की है, वो आईईए ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया। इसका हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इन कॉपरेशन विद आईएमएफ। ठीक है, तो ये याद रख लेना है पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से रिलेटेड। अभी यहाँ पर हमको क्या जानना है, ओ स्मार्ट। अब ओ स्मार्ट से रिलेटेड प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओ स्मार्ट क्या है, बहुत सिंपल है, ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी स्कीम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछा जाएगा ओ स्मार्ट जो स्कीम है वो किसकी है, तो आपको ये याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी ओशन सर्विसेज है ना, जैसे सुनामी कब आने वाली है, ओशंस के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करने का, ये सब कौन काम करेगा, इसी स्कीम के अंदर काम होगा। ओ स्मार्ट के अंदर जितनी भी मॉनिटरिंग होगी ओशंस की, वो सब इसी स्कीम के अंदर होगी। ठीक है, अब उसके साथ साथ यहाँ पर एक टर्म और आया है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। वो कहाँ इस्टेब्लिश है, वो याद रखना, हैदराबाद में है। इस्टेब्लिश एट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, हैदराबाद में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करती है। तो ऑल ओवर इंडिया में कभी भी सुनामी से रिलेटेड या कोई भी अर्थक्वेक आने वाला है, जो भी अर्ली वार्निंग देनी है वो यही देता है, हैदराबाद बेस्ड है। ओके, ये देखिए 21 सितंबर की थी, बट 22 सितंबर को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी 11 बजे भी अपलोड करते हैं, तो वो 21 तारीख का डेट दिखाता है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट न्यूज़। अब इस पर अभी हमने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहते हैं
कि बहुत बार जो हमारे भारतीय साइंटिस्ट होते हैं ना, इंडियन रिसर्चर होते हैं, तो उनको यहाँ पर अच्छी जॉब नहीं मिलती, उनकी जितनी वो सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल पाती, तो वो फॉरेन में चले जाते हैं। तो अभी उनको ही बुलाने के लिए कि आप भारत आइए, हमारे इंस्टीट्यूट पर काम कीजिए, तो उनके लिए बहुत सारी स्कीम है, जैसे वज्र स्कीम। तो वज्र फैकल्टी स्कीम ये है कि इस पर जो ओवरसीज साइंटिस्ट होते हैं, एकेडमिशियन होते हैं, या एनआरआई हैं, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनसे ये बोला जाता है कि आप इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है पब्लिक फंडेड, उस पर आ सकते हो ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, ये वज्र स्कीम है। वैसे ही रामानुजन फेलोशिप स्कीम है, साइंटिस्ट और इंजीनियर पढ़ा सकते हैं जिनकी एज 40 साल से कम है, भारत में जो अब्रॉड में रहते हैं वो भारत में आ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, जिसके बेसिस पर क्या होंगे, वही अपॉर्चुनिटी यही दी जा रही है, जो अब्रॉड में काम करते हैं यहाँ की लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, इंडियन रिसर्च लेबोरेटरी, ये पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, ये मेंस के लिए है। कभी कभी ये आता है ना, मेंस में क्वेश्चन आता है कि हमारे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो इंडिया में रहना पसंद नहीं करते, बल्कि जो जॉब वो चाहते हैं दूसरे कंट्री में चाहते हैं एज ए रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। तो उसके लिए भारत सरकार उनके लिए क्या कर रही है, तो वो स्कीम इसलिए मैंने यहाँ पर मेंस में इंक्लूड किया है। ये प्रीलिम्स में आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। वज्र पूछ सकते हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। चौथा जो हमारा करंट अफेयर है वो है, पार्लियामेंट ने अभी एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की न्यूज़ है। इस पर क्या होता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। अब इस पर क्या है, बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए हैं, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ का मतलब क्या होता है। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, तो जैसे दूध है और नमक है, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में थे। यानी कि जब भी किसी को एसेंशियल कमोडिटी घोषित किया जाता है, जैसे अभी मास्क एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, तो जो भी सरकार मिनिमम प्राइस उनकी सेट करेगी उसी के अंदर उनको बेचना पड़ेगा, यानी कि कोई बड़ा चढ़ा के रुपए नहीं बेच सकता। इसी को एसेंशियल कमोडिटीज़ कहते हैं। तो अभी 2020 का एक नया सुधार आया, उसमें ये बोला गया है जो सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स हैं, इनको एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया गया है, ठीक है, इनको रिमूव कर दिया गया है। ओके, बाकी अभी ये राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा तो ऑलरेडी पास कर चुकी है। तो अब इस बिल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये एक्ट के बेसिस पे। 2021 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2020 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसमें क्या है, बहुत बार जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जैसे प्राइवेट कॉरपोरेट्स होते हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करना पसंद नहीं करते या इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेगुलेशन करती है। बट अभी इसी सुधार में यही बोला गया कि जो एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेयर है वो कम कर दिया गया है। दूसरा, ऐसे कोई भी कभी भी वॉर कंडीशन आ जाती है, फेमिन कंडीशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस बढ़ जाते हैं अचानक से, नेचुरल क्लैमिटीज़ होती है, तो जो भी ये हैं इनको रेगुलेट किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, वॉर हो जाएगा या फेमाइन हो गया है, तो सिंपल सी बात है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स क्या कहेंगे कि यार अब हमने तो ये प्रोक्योर कर लिया है किसानों से, अब हम इनको बहुत ऊंचे दामों में बेचेंगे। बट यहाँ पर एक प्रोविज़न अच्छा डाल दिया गया है कि जब भी ऐसी कंडीशन आएंगी तो इनको रेगुलेट किया जा सकता है। ओके, उसके बाद बट कभी कभी क्या होता है, जो ऑलरेडी जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी उन फसलों में, उनको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ताकि इससे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा प्राइवेट इन्वेस्टर को कि मैं एग्रीकल्चर चीज़ों में इन्वेस्ट करूं। ओके, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज पे और मॉडर्नाइजेशन पे काम किया जाएगा। पांचवी न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। अभी पैंडेमिक के दौरान जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे उनको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस होने के चांसेस थे। बट उनके लिए क्या भारत सरकार ने कुछ किया है? यस, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट ये टेम्प्रेरी हैं। बट हमारे लिए जो आपको पढ़नी है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ऐसे रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स पूछती है। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना, ठीक है। 3 स्कीम भारत सरकार ने इनके लिए की, बट अभी इनके अंदर जो ये स्कीम है वो दूसरे चीज़ों के लिए भी हैं, दूसरे लोगों के लिए भी बनाई गई हैं, तो स्कीम को पढ़िए सिर्फ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से आती है। तो अभी जो पहली न्यूज़ हमने पढ़ी थी ना, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है उसमें चंडीगढ़ ने अच्छा परफॉर्म किया है, और उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने डाल दी कि प्रीलिम्स में कुछ चीज़ मिस ना हो, आपको लगना नहीं चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वाली अभी पीएम स्वनिधि स्कीम है। अब स्वनिधि स्कीम किसके लिए है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के लिए अभी 600 करोड़ रुपए जो है आउटले दिया है, अप्रूव कर दिया गया है। अब पीएम स्वनिधि स्कीम जब भी आप देखोगे ना, तो आपके मन में यही आना चाहिए जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए है ये।
हालांकि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में इम्प्लीमेंट किया गया था बहुत सारी राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, ठीक है, जिसमें कि उनके लिए रूल्स स्कीम्स बनाएंगी। बट आपके मन में आना चाहिए कि पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की है, और दूसरा मैं ये बताऊं ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, और ये लॉन्च हुई थी जून 1, 2020 को। ये याद रख लेना, द हिंदू में मेंशन नहीं थी, बट मे बी कल के द हिंदू में मेंशन हो, तो मैं आज ही ये पढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, इस स्कीम के अंदर क्या होगा, कोई भी जो स्ट्रीट वेंडर है जिसकी दुकानें होती है ना, ठेले फल वाली, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, 10,000 तक लोन ले सकते हैं कोलेट्रल फ्री। मतलब कोई चीज़ें आपको कोलेट्रल या गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, कि आप कुछ चीज़ अपना कोलेट्रल नहीं दे रहे हो। कि कभी कभी होता है ना, लोन लेने के लिए आप कुछ चीज़ प्रोवाइड करते हो बैंक को, तभी तो आपको लोन मिलता है। बट यहाँ पर कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा 10,000 तक पूरे 1 साल तक, ठीक है। और ऐसे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये मिलेगा। भारत सरकार उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है 7% तक। इंटरेस्ट सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सपोज बैंक 8% ले रही है, तो सरकार जो होगी 4% सरकार देगी, 4% वो खुद देगा, ओके। बाकी इस पर आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये पूरा इसके लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो इस पर सिडबी ने हेल्प की है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सेम यहाँ पर हमको ये पढ़ना है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अब प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ग्रामीण भी है, और जो है रूरल शहरी वाली भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछा जा सकता है। अभी इसके अंदर सब स्कीम चलाई जा रही है अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसेस कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट की जो पुरानी बिल्डिंग है ना, उनको रिनोवेट किया जाएगा और लोगों को दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन है सरकार की तरफ से। बट हमको यहाँ पर से एक चीज़ याद रखनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बस, ठीक है। अब दूसरा, जो सब स्कीम के अंदर कोई भी प्रॉफिट होगा तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, ये अच्छी बात है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये न्यूज़ आती है अभ्यास। अभ्यास है क्या, बहुत सिंपल है, एक जो है डिज़ाइन किया। सबसे पहले तो यही जान लो, जो अभ्यास है एक एयर व्हीकल है जिसको डिज़ाइन किया गया है डीआरडीओ द्वारा, ठीक है। अब डीआरडीओ कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये मैं द हिंदू में डिटेल में करवाता ही हूँ, तो मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगा, ठीक है। अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन यूज़र हैं, आपने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप डीआरडीओ डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपने टाइप किया डीआरडीओ, ठीक है, सब्सक्रिप्शन यूज़र्स के लिए है सिर्फ। प्राइवेट करंट नोट्स में देखो डीआरडीओ के बारे में ये है, कब बना था, क्या बना था, 1958 में बना था। पीआईबी में मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैं ये चीज़ें द हिंदू में एक्सप्लेन करता हूँ, जो रेगुलर यूजर हैं उनको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है 10th मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल वाली। तो इस पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज़ कंप्लीटेड द, इनका टेन्योर होने वाला है कंप्लीट। तो सीआईसी और आईसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में लक्ष्मीकांत में आज पढ़ लेना, ठीक है, आपका होमवर्क है आज का। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से नई न्यूज़ है। इन स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब ये क्या करती है, अभी हमने रिसेंट में देखा था ना कि इसरो ने ये बोला था कि प्राइवेट प्लेयर्स भी सैटेलाइट बना सकते हैं, तो उसके लिए कौन काम कर रहा है, इन स्पेस। इन स्पेस अभी प्रमोट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्पेस सेक्टर में। अब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का तो ये है। अब इस पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसमें कि जो इन स्पेस है यानी कि इसरो भी है, जो सरकार है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी प्राइवेट सेक्टर को, इस्टेब्लिश टेम्पररी फैसिलिटीज़ टू ड्यूएस प्रीमाइसेस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें करवाएंगी। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, इस पर इन स्पेस तो जो है प्राइवेट मैकेनिज्म स्टार्ट कर रही है, बट फाइनेंशियल प्रोविज़न आर नॉट कवर्ड अंडर दिस मैकेनिज्म। फाइनेंशियल प्रोविज़न यहाँ पर कवर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी प्राइवेट प्लेयर्स किस किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सैटेलाइट बना सकते हैं, लॉन्च व्हीकल बना सकते हैं, कैरी आउट लॉन्चेस कैरी कर सकते हैं, डेवलप एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड स्पेस बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद 12th न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। हमने देखा था युवा जो स्कीम है वो भारत सरकार ने लॉन्च की, और इस युवा स्कीम में क्या है, बहुत सिंपल है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोवाइड की जाएंगी सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके साथ अप स्किलिंग करवाई जाएगी 21st सेंचुरी में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसके बाद न्यूज़ है, इस पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अभी बहुत सारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। अगर मैं बात करूं सेंसस 2011 के बेसिस पे, तो शेड्यूल ट्राइब की जो लिटरेसी रेट है वो 59% है, ठीक है। ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है कंट्री में वो 73% है, तो उसके बेसिस पे इनकी बहुत ज़्यादा कम है। अभी 2017 और 2018 का
पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे का अगर डाटा देखोगे तो इनकी लिटरेसी रेट 67%। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चलाई हैं, आश्रम स्कूल, शेड्यूल ट्राइब के लिए हॉस्टल्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सब चीज़ें चलाई हैं। ठीक है, तो ये अभी वही स्कीम है। और एट द एंड लास्ट में 14th जो हम करेंगे, कल हमने देखा था कि सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी स्कीम लाए हैं, बट आज डाटा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए डाटा कि नंबर ऑफ, कभी भी देखिए अभी हम डेली यूपीएससी मेंस का एक आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, तो डेली एक आंसर राइटिंग करते हैं, तो कभी भी वीमेन से रिलेटेड आता है तो मैं आज फैक्ट देने वाला हूँ, जो रिसेंट फैक्ट हैं उसके, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जिनके अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वो 13,244 केसेस देखने को मिले हैं 2020 से लेकर 2020 तक। ठीक है, मतलब पिछले 6 महीने का अंतर है ये। और दूसरा एनसीपीसीआर का इन्फॉर्मेशन ये है, सेक्सुअल अब्यूज़ पोर्नोग्राफी कंटेंट यहाँ पर देखने को मिला है, उसके बाद भी 420 केसेस। ठीक है, और टेलीफोन भी बहुत सारे आए हैं। तो ये पूरी हमने न्यूज़ देख ली, 14 न्यूज़ आज के लिए थी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।